तो शुरू किया जाए? यस सर, शुरू किया जाए। आओ बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना शुरू करें। मैं बता चुका हूं बेटे, फिर से एक बार और रिपीट करता हूं। सर क्या रिपीट करोगे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है? तो बेटे इसको बनाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या है बेटे? ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन या असर्टेनमेंट, जो भी लिखना चाहो, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप बेटे किसी भी गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, किसी भी गुड्स को बनाने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ा है, आप ये कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसीलिए आप अपना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं। शुरू करें? यस सर, शुरू करो। चलो बेटे आ जाओ फिर क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 चालू करें। है मेरी क्लास के बच्चों, कहाँ हो सारे के सारे, जल्दी से बोलो तुम, अब बोलूं क्या? इलस्ट्रेशन नंबर 2। सर जमा नहीं कुछ। अबे तुम गाना जमाने आए हो नालायक, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पढ़ने आए हो? जमा नहीं कुछ कह रहे हो? ऐसे थोड़े ना होता। आगे चलो। यस सर आगे चलो। ठीक है सर। हाँ यस सर आगे चलो। ठीक है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। सर ये वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है बेटे? वर्क इन प्रोग्रेस को कई बार हम लोग लिखते हैं WIP। सर WIP का मतलब ये होता है बेटे आपका सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स। सर ये सेमी फिनिश्ड गुड्स क्या होता है? सेमी फिनिश्ड गुड्स ये होता है कि बेटे आपने रॉ मटेरियल अपनी फैक्ट्री वालों को इशू कर दिया कि भैया ये लो रॉ मटेरियल, और फैक्ट्री वालों का काम क्या है बेटे? हमारी फैक्ट्री बेटे इस तरीके से जो चश्मे होते हैं ना बेटे, गॉगल्स, बताइए, इस तरीके से जो स्पेक्स बनाए जाते हैं, इस तरीके से जो चश्मे बनाए जाते हैं, जिनको बेटे कभी कभी ऐसे टीचर लगा के बताते हैं कि देखो मैं कितना समझदार आदमी हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा इंसान हूँ, क्योंकि मैंने चश्मा लगाया हुआ है। तो बेटे हमारी फैक्ट्री इस तरीके के चश्मे लगा। सर मतलब क्या उन लोगों को चश्मा नहीं लगा हुआ होता क्या? काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, काम चलाओ बेटे, ठीक है। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब वो लोग जो चश्मा लगा के पढ़ाते हैं उनको वाकई में चश्मा नहीं लगा होता क्या? नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे भी होते हैं बेटे जिनको कोई चश्मा नहीं लगा होता, लेकिन फिर भी चश्मा लगा के आकर बताते कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी हूँ। ठीक है, हमारी फैक्ट्री क्या करती है? हमारी फैक्ट्री बेटे चश्मा नहीं बनाती, इस तरीके के केसेस बनाती है। ओके, अब बेटे केसेस बनेंगे किससे? तो केसेस बनेंगे बेटे प्लास्टिक से। तो हमने बेटे जो रॉ मटेरियल है प्लास्टिक का वो तो हमने इशू कर दिया। रोड वाला वर्क इन प्रोग्रेस, दुर्गेश बेटे आज तक तुम रोड पे पड़े हो, तुम्हें रोड वाला वर्क इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा। मैं तुम्हें चश्मों की फैक्ट्री में बेटे, स्पेक्स की फैक्ट्री में ले आया, तुम्हें बेटे चश्मे बनाना सिखाने लगा, तुम आज तक रोड वाला WIP देख रहे हो। बताओ है? कभी तो अपना स्टैंडर्ड ऊपर करो दुर्गेश, ठीक है ना। अब तो बेटे रोड से फैक्ट्री पे आ जाओ कम से कम, ठीक है ना। हाँ बेटे ठीक ने इतने हाथ पर पटक लिए, इतने जतन कर लिए, तुम आज तक रोड वाला वर्क इन प्रोग्रेस ही पढ़ रहे हो बेटे, रोड वाला वर्क इन प्रोग्रेस ही देख रहे हो। तुम बताओ ऐसे थोड़े ना होता है। ठीक है आगे चलो। यस सर आगे चलो। ठीक है, तो दुर्गेश कम ऑन, come with me from road to factory. Okay दुर्गेश come on. Yes sir, coming sir. Okay done. तो बेटे हमारी फैक्ट्री बनाती है इस तरीके के केसेस। अब बेटे मैंने रॉ मटेरियल तो इशू कर दिया, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बेटे केस तो पूरा बन गया है, बस इसके ऊपर का ये जो कैप है ना, ये जो ढक्कन है, ये अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये केस अभी मार्केट में बेचा जा सकता है? द आंसर इज नो। नहीं सर, अभी इसको नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है बनके। ठीक है ना। ओके सर डन। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जो बेटे फैक्ट्री के अंदर बन रहे हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ हिस्सा, कोई ना कोई पार्ट अभी बनना बाकी है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं इन्हें कहा जाता है वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल बेटे मान लो किसी की फैक्ट्री इस तरीके से पेन बनाती होगी, ठीक है ना। अब बेटे पूरा पेन बन के तैयार है, ऑल द पेन हैज बीन कंप्लीटेड, बट इसके ऊपर की जो कैप है ना वो अभी तक नहीं बनी। तो क्या बिना कैप के पेन को मार्केट में बेचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सर। बिना कैप के मार्केट को कैसे, पेन को मार्केट में कैसे बेचा जाएगा? तो ये है आपका वर्क इन प्रोग्रेस, आधा अधूरा बना हुआ सामान। बस बेटे इसका कैप और बन जाए तो ये हो जाएगा बेटे फिर आपका फिनिश गुड्स। मेरा प्यारा पेन, ये बन जाएगा आपका फिनिश गुड्स। तो ये होता है बेटे वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। सर वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस का क्या करें? तो बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते समय याद रखें बेटे आपको 3 तरीके के स्टॉक मिलेंगे। कौन कौन से 3 तरीके के स्टॉक मिलेंगे? मैं क्या लिख रहा था पता नहीं। अच्छा ओके,
इन्वेंट्री, बेटे आपको जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए, बेटे मेरे साथ साथ लिखना शुरू करें। सर ये इंपॉर्टेंट है, हाँ बेटे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये रिवीजन के समय आपको शायद थोड़ी सी दिक्कत देती है, इसलिए मेरे साथ में लिख लो। आपको जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तब आपके पास में 3 तरीके की इन्वेंट्री मिलेगी। प्रोविजन तो नहीं है, एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड। बेटे अब तुम तन्मय कहाँ चले गए? अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कितने टाइप की इन्वेंट्री हो सकती है, उसके ऊपर हमारा इतना हेल्दी डिस्कशन होने वाला था, पूरा मूड माहौल बन गया था, ठीक है ना। सब लोग तैयार पेन पेपर लेके, अचानक तुम बीच में कूद पड़े, सर इन्वेंट्री वाले चैप्टर में क्या प्रोविजन बनाना पड़ेगा हमें अब नॉर्मल लॉस के लिए? तो कहाँ की बात कहाँ जा रही है यार, मतलब है, ठीक है ना। आगे चलूँ? यस सर। तो आपको बेटे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बनाते समय 3 तरीके के आपको इन्वेंट्री मिलेगी। एक मिलेगी आपको इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। बेटे तन्मय शायद मैंने आपको ऐड किया है ना डाउट के ग्रुप में, ऐसे कोई भी अगर आपको डाउट आते हैं ना तो बेटे डाउट वाले ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो, ठीक है ना। जैसी मुझे फ्री मिलता है, जैसी मैं फ्री होऊंगा आपके डाउट का रिप्लाई मैं कर दिया करूंगा। आपको कोई भी डाउट आता है ना पिछले चैप्टर से रिलेटेड, जो चैप्टर हमारे क्लास के अंदर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आता है तो आप अपने डाउट्स को डाउट वाले ग्रुप में पोस्ट कर दिया करो ना मालिक, ठीक है ना। क्यों इतना रुकते हो, क्यों इतना इंतजार करते हो कि सर लाइव आएंगे, लाइव जब पढ़ाने आएंगे तब सर से डाउट पूछेंगे? ऐसे थोड़े ना होता। जिस समय डाउट आया बेटे उसी समय तुरंत आपको ग्रुप में ट्रांसफर कर देना चाहिए, तुरंत ग्रुप में अपना डाउट भेज दो, ठीक है ना। तो क्या होगा, इमीडिएटली आपके डाउट का आपको सॉल्यूशन मिल जाया करेगा, तो आपके डाउट से रिलेटेड कोई सस्पेंस बचेगा ही नहीं। वर्क इन प्रोग्रेस और एक स्टॉक आपको मिलेगा फिनिश गुड्स का। इसके बाद बेटे यहां पर 2 इसके वेरिएंट और हो जाते हैं, रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक। वैसे ही फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। तो किसी भी एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, हेलो सर मैं भी आ गया, वेरी गुड बेटे आदित्य, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस अविश्वसनीय अतुलनीय क्लास में आपका, ठीक है। ओके सर डन, चलो आगे चलो और, ठीक है। तो बेटे यहां पर आपके पास में 3 अलग अलग तरीके के स्टॉक आपको मिलेंगे। एक होगा इसके अंदर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। आपके पास में हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपके पास में हो सकता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वैसे ही बेटे आपके क्वेश्चन के अंदर हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वैसे ही आपके क्वेश्चन में हो सकता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सर कौन कौन से स्टॉक को कहां कहां भेजना है? तो बेटे सबसे पहली बात, जो आपके फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक होगा इसे बेटे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जैसे पहले से करते आए हैं। तो आपके ओपनिंग, आपका जो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक होगा इसे आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे डेबिट करते थे वैसा ही डेबिट करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। और क्लोजिंग स्टॉक को जैसे आप क्रेडिट साइड में लिखा करते थे वैसा ही लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है ना। अच्छा ठीक है सर डन। सर मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को प्रिपेयर किया है बिफोर 1 वीक। वेरी गुड बेटे, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो चुका है तब तो बेटे आप चाहें तो इस क्लास को अटेंड करें, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्किप दिस क्लास। आगे चलूं? यस सर आगे चलूं। सर ये रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस के इनके और ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को कहां ट्रांसफर करें? तो बेटे इन सबके ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ट्रांसफर होंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि बेटे ये जितने भी रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक्स हैं ये अभी भी आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, अभी भी आपके पूरे तरह से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो जब तक ये फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाते तब तक ये आपकी प्रोडक्शन की प्रोसेस में ही रहेंगे, और क्योंकि ये प्रोडक्शन की प्रोसेस में है इसलिए आप इसे अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। सर इनको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा? आओ बेटे इनको प्रेजेंट करने का तरीका बताऊं। जब आपको इस तरीके से अपने स्टॉक को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर प्रेजेंट करना हो, मान लेते हैं बेटे आप ये बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, देन हाउ दीज स्टॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, हाउ दीज स्टॉक विल बी प्रेजेंटेड इन योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हर तरीके के ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट में लिखते हैं, तो यहां पर भी आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट में ही लिख के दिखाएंगे।
क्लोजिंग स्टॉक को बेटे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही लिख के दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है सर। यानी फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहां चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट में। फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कहां चला गया? ट्रेडिंग अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग स्टॉक कहां आ गया? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक कहां आ गया? आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। अब बच गया रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी आपके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही आएगा, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बदल जाती है। सर वो कैसे? असल में रॉ मटेरियल से जो इंफॉर्मेशन हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डिस्क्लोज करनी पड़ती है, शो करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है, वो है बेटे हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या है बेटे? वो है सर हमारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आपको बेटे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते समय ये बताना है कि हमने कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, इस्तेमाल किया है, यूज किया है। और ये कैसे निकलेगा? आप बेटे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को इनर कॉलम में लिखें, फिर आपने जो भी रॉ मटेरियल परचेस किया होगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इसको बेटे ओपनिंग स्टॉक के साथ में ऐड करेंगे। फिर आपका जो टोटल रिजल्टेंट फिगर आएगा, इसी में से आप क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को माइनस करके दिखाएंगे। ओके, यस सर। और तब जाके आपके पास में कैलकुलेट होगा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, और इसी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम को आपको अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाना है। सर इससे अकाउंटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होगी? मैंने कहा क्यों? ऐसा विचार, ऐसा ख्याल, ऐसा ओपिनियन आपके मन में क्यों आया? सर देखो ना, यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखा, यहां पर भी क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में लिखा। अब ये कह रहे हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट में लिख दो। बेटे डेबिट में मैंने कौन सा पॉजिटिव आइटम लिख दिया? डेबिट में तो बेटे मैंने लाया तो उसको नेगेटिव आइटम ही तो लिखा है मैंने यहां पर। तो आप या तो इसको क्रेडिट में लिखो या डेबिट में से माइनस करके दिखाओ, अकाउंटिंग इफेक्ट तो सेम ही आएगा ना उसमें। हाँ, लेकिन इससे होगा ये कि आप इस बात को आइडेंटिफाई करने के लायक हो जाएंगे कि आपने साल भर में जो भी प्रोडक्शन किया है, उस साल भर में किए गए प्रोडक्शन के लिए कितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम किया। इतना बेटे जल्दी से लिख लो, मेरी उम्मीद है आप लोगों का लिख के हो गया होगा। हो जाए तो बेटे शो मी और थम्स अप सो दैट आई कैन प्रोसीड। इस तरीके से आप अपने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे। डन बेटे? सभी का हो गया हो तो बताएं ताकि फिर मैं आगे चलूं। यस सर हमारा हो चुका है, आप आगे बढ़ो। हमने सर फोटो खींच ली है। बेटे अभी तक तुम फोटो ही खींच रहे हो, क्या करोगे सर? फोटो खींचना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सर बीच में गाना भी आया था, तू खींच मेरी फोटो। हमने वो गाना बिल्कुल दिल से लगा के सुना है सर, इसलिए हम आजकल फोटो ही खींचते हैं बस हर जगह। ठीक है, डन। आगे चलो फिर, आ जाओ बेटे। अब बेटे आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। एक यही पॉइंट था जो बेटे समझाने लायक था। डन, ओके ओके, चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये ऐसे जब रिप्लाई आते ना तो मजा आता है बेटे। कल बेटे मैं एक सीएमए फाउंडेशन वालों का रिवीजन क्लास दे रहा था। बेटे पूछ पूछ के थक गया, भगवान कसम। ना तो यस बोल रहे हैं, ना तो नो बोल रहे हैं, ना थम्स अप दिखा रहे हैं, ना हाथ दिखा रहे हैं, ना कोई मैसेज कर रहे हैं। सवाल पूछ पूछ के थक गया आदमी, कोई रिप्लाई करने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से बेटे 2 लड़कियां क्लास में ऐसी थीं जो कंटिन्यूअसली रिप्लाई कर रही थी। ठीक है ना, कोई सवाल का जवाब पूछो तो हाँ सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ऐसे करके वो रिप्लाई कर रही थी। इसलिए कहता हूं बेटे सबसे बढ़िया बैच कौन सी है? बेटे ये मई 2023 वाली सबसे बढ़िया बैच चल रही है अभी। ठीक है ना, कम से कम स्टूडेंट रिप्लाई तो करते हैं, एक्टिवली होकर क्लास के अंदर बैठते तो हैं। आगे चलूं? सर तो क्रेडिट वाला क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट में से वर्क इन प्रोग्रेस में से माइनस कर सकते हैं? नहीं बेटे, ऐसे नहीं कर सकते दुर्गेश। मैंने पहले ही कहा है बेटे, अपने तरफ से कोई भी स्टंटबाजी ना करें। असल में बेटे दुर्गेश एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप हमेशा इस तरीके के ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन ढूंढते रहते हैं। इसलिए एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं दुर्गेश, ये जितने भी प्रेजेंटेशन आपको बताए जाते हैं कि इसको डेबिट में लिखना है, इसको क्रेडिट में लिखना है, इसको डेबिट में से माइनस करके दिखाना है, इसको क्रेडिट में से माइनस करके दिखाना है, ये सारी की सारी चीजें यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, काम की इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने के लिए बनाई जाती है। और अगर मैंने कहा है बेटे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट में लिखना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट में लिखना है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन है। ठीक है ना, और रीजन है यहां पर कम्युनिकेशन का।
यहां पर बेटे आप सारी इंफॉर्मेशन अपने यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करते बेटे, आप जो काम की इंफॉर्मेशन है, जो हमारे यूजर के काम की है, जिसके बेसिस पर उसने अपने डिसीजंस लेने हैं, आप सिर्फ उन्हीं इंफॉर्मेशन को उस तक सप्लाई करते हैं। तो यहां पर यूजर को इससे मतलब नहीं होता कि आपके पास में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है। यूजर को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें होता है कि भैया तुमने साल भर में जो प्रोडक्शन किया है, उस साल भर के प्रोडक्शन में कुल मिला के कितने रुपए का तुमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, ये बताओ। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में इसलिए हमारी मजबूरी हो जाती है कि रॉ मटेरियल के केस में ओपनिंग स्टॉक को डेबिट में और क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में ना दिखाते हुए हमें यहां पे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का आपका ओपनिंग स्टॉक कितना और क्लोजिंग स्टॉक कितना, इसमें यूजर को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि यूजर को ही पता होता है कि इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, सबसे पहले कंपनी तो अगले साल उसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी और जब उसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगी, उसी को मार्केट के अंदर सबसे पहले बेचेगी। तो असल में यूजर को ना तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में कोई इंटरेस्ट है, और ना तो बेटे यूजर को वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में कोई इंटरेस्ट है। अगर यूजर को किसी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है तो वो है बेटे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसलिए बेटे दुर्गेश हर जगह ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। हाँ, जहां कहीं भी ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन किए जा सकते हैं वहां मैं पहले ही बता देता हूं कि चाहे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसकी अकाउंटिंग ऐसा भी कर सकते हैं। नीलाजीत का नाम बहुत दिन बाद दिखा बेटे, नीलाजीत वेलकम। हाय सर, मैं कॉलेज के एग्जाम के प्रेशर की वजह से क्लास लाइव अटेंड न कर पा रहा था। मैं बाद में रिकॉर्डेड सब बैकलॉग कंप्लीट कर लूंगा और एक न्यू टॉपिक से फिर से लाइव अटेंड करूंगा। चलेगा बेटे नीलाजीत, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है ना। ऑल द बेस्ट नीलाजीत फॉर योर कॉलेज एग्जामिनेशंस। ठीक है ना। बढ़िया पेपर दो। ठीक है, बढ़िया बढ़िया से दबा के पेपर देना बेटे। ठीक है ना। वहां पे बाजा फाड़ के आओ प्यार मोहब्बत में। ठीक है। ओके सर, डन। और फिर उसके बाद आराम से यहां पर क्लासेस देखेंगे। तन्मय बनर्जी सर, क्लोजिंग रॉ मटेरियल। हे भगवान तन्मय बेटे, तुम्हारा डाउट अब आ रहा है कि सर क्लोजिंग रॉ मटेरियल डेबिट में क्यों लिखा। मेरे को नहीं मालूम बेटे डेबिट में क्यों लिखा है। अब बेटे एक काम करो, तन्मय जैसा लिखा उसको वैसे लिखना पड़ता है। ठीक है ना। ओके डन, बाय। ओके आगे चलो बेटे। हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ मिस्टर बेटे, बोलते बोलते गले का बाजा फट गया आदमी का, समझाते समझाते बाजा फट गया। डायग्राम बना दिया, क्लासिफिकेशन दिखा दी, लिख के बता दिया, फॉर्मेटिंग कर दी, रीजन बता दिया, सब बता दिया, फिर कहते सर क्यों लिखना पड़ेगा। मतलब बेटे अब मेरे को समझ में नहीं आता यार, अब क्या कर ले आदमी इसके बाद। आगे चले। मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस सो फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी फॉर द ईयर एंडेड 31st March in respect of 31st March 2020. Opening work in progress is 16,000, closing work in progress, opening inventory of raw material, closing inventory of raw material, purchase है, higher charges of machine। बेटे इन्होंने मशीन भी किराए पे ले रखी है और इसके लिए ये हायर चार्जेस पे करते हैं 0.60 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री भी किराए पे ले रखी है बेटे, और फैक्ट्री के लिए किराया कितना पे कर रखा है इन्होंने, 2,20,000 का फैक्ट्री का रेंट पे करते हैं ये। ओके। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड, वेजेस भी बेटे जो इनके लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रखा है, और बेटे इनको यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पर वेजेस देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि जितनी भी कंप्लीटेड यूनिट्स बनाओगे रुपीज 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, जितनी 100% कंप्लीटेड यूनिट बनाओगे उसका 80 पैसा पर यूनिट के हिसाब से आपको वेजेस देंगे। लेकिन अगर कोई भी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस पे 0.40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से आपको वेजेस पे करेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस यूनिट प्रोड्यूस्ड 5 लाख यूनिट, ये बताने बेटे साल भर में इन्होंने 5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया है। सर आपकी हेल्थ ठीक तो है बेटे? ठीक है, थोड़ा खराब लग रहा है सर आपकी हेल्थ। बेटे थोड़ी तो कम ज्यादा चलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत थोड़े ना है। आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो, शुरू करें बेटे काम। यस सर, आप काम चालू करो। ठीक है, लो बेटे एक एक आइटम को जहां जहां भेजना है। क्या आप चाहिए बेटे क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर विमल फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। आगे चलूं? यस सर, आप आगे चलो। डन सर। मैन्युफैक्चरिंग वाला एग्जाम कितने मार्क्स का आता है सर? बेटे नॉर्मली एग्जाम में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के आसपास आता है वो। ठीक है ना।
हाँ आगे चलते हैं, ठीक है सर, डन, आगे बढ़ो। हाँ लेकिन अगर फुल फ्लैश क्वेश्चन आया, फुल फ्लैश का मतलब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें आपसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी मांगा गया है, ट्रेडिंग अकाउंट भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी, अगर ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है तब ये आएगा 20 मार्क्स के लिए। ठीक, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आया तो वो आएगा 10 मार्क्स के लिए, लेकिन अगर कंप्लीट क्वेश्चन आया, कंप्लीट फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आया, तब वो आएगा आपके 20 मार्क्स के लिए। एक एक करके आइटम को उठाओ और भेजना शुरू करो। ओके सर, डन। ओपनिंग, सबसे पहला आइटम कौन सा सर? पहला आइटम है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। कहां भेजना है सर ओपनिंग वर्क? जल्दी जल्दी बताओ कहां भेजना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस? बोलो बेटे बोलो, मेरे देश के वीर जवानों जल्दी बताओ, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 16,000 कहां भेजना है? सर इसे भेजो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट। सर 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 इन्होंने यूनिट का कॉलम बनाया है, क्या हमें भी यूनिट का कॉलम बनाना पड़ेगा? तो दुर्गेश हमें यूनिट का कॉलम नहीं बनाना है, तन्मय हमें यूनिट का कॉलम नहीं बनाना है, ठीक है ना? हाँ आगे चलते हैं। तो बेटे आशुतोष हमें यूनिट का कॉलम नहीं बनाना है। ओके हाँ, तो सर इन्होंने क्यों बनाया है? इन्होंने बेटे एक्सप्लेनेशन के लिए बना रखा और कुछ भी नहीं है। आगे चलूं? यस सर आगे चलो, ठीक है। सर आपने 3 लोगों का नाम लिया क्योंकि बेटे ये 3 लोग ही ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, एक है तन्मय, एक है दुर्गेश और तीसरे हैं आशुतोष। ओके यस सर, डन। आगे चलते हैं। ओके सर आपको तो यही पता कौन सा स्टूडेंट कौन सा डाउट पूछने वाला है, क्या करोगे बेटे, आदत पड़ गई है। आगे चलें? यस सर। अगला आइटम कौन सा? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 रुपीज। क्या करूं इसका? जल्दी बताओ क्या करना है? सर इसको ना आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट करवाओ, बाय क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000 रुपीज। डन? यस सर, डन। अगला आइटम क्या बेटे? अगला आइटम है हमारे पास में ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल कहां यूज होगा? सर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को यूज करने के लिए यहां पर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल को यूज करेंगे। और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कहां लिखा जाएगा? सर वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में हेडिंग डाली जाएगी टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और सबसे पहले लिखा जाएगा बेटे ओपनिंग इन्वेंट्री 1,70,000। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000। अगला आइटम कौन सा सर? अगला आइटम है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इसे भी बेटे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड करने में ही यूज किया जाएगा, और इसे आप माइनस करके एज अ नेगेटिव आइटम दिखाएंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000 को आप माइनस करेंगे। और आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है? परचेसेस। बताओ बेटे ये क्या परचेस किया होगा? क्या इन्होंने रॉ मटेरियल परचेस किया है या इन्होंने फिनिश गुड्स परचेस किया है? जल्दी बताओ बेटे, आई वॉन्ट योर आंसर। इन्होंने क्या परचेस किया है? क्या इन्होंने रॉ, अबे ये कहां चला गया? क्या बेटे इन्होंने रॉ मटेरियल परचेस किया है या इन्होंने फिनिश गुड्स परचेस किया है? अरे सर अरे सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी फिनिश गुड्स क्यों परचेस करेगी? सर उनका तो खुद का काम है फिनिश गुड्स बनाने का, तो पक्की बात है इन्होंने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा। तो ये जो 8,20,000 का रॉ मटेरियल परचेस किया है, उस 8,20,000 के रॉ मटेरियल को आप कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ऐड करके दिखाएंगे। ओके सर, लो बेटे परचेस 8,20,000, टोटल कितना हो गया? 9,90,000। इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,90,000 की माइनस करेंगे तो पता चलता है कि हमने साल भर में कितने रुपए का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया। सर हमने हमारी फैक्ट्री में 8 लाख रुपीस का रॉ मटेरियल साल भर में कंज्यूम किया है। आगे चलूं? यस सर आगे चलो, ठीक है। उसके बाद अगला खर्चा। अगला खर्चा कौन सा सर? हायर चार्जेस ऑफ मशीन 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। पहली बार आपने मशीनों की हायर चार्जेस जो पे की रखी है, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है, एंड सिंस दिस एक्सपेंस इज रिलेटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग इट विल बी डेबिटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड टू योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। डन? ओके सर, डन। तो आप इसे डेबिट करेंगे सर, लेकिन खर्चा होगा कितना? तो बेटे जितना क्वेश्चन में लिखा है। सर क्वेश्चन में तो कुछ लिखा ही नहीं है। लिखा है बेटे, लिखा है। सर कहां लिखा है? हमको नहीं दिखा। मैंने कहा सुनो क्या लिखा है, 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, यानी एक यूनिट बनेगी तो 60 पैसा का रेंट पे करना पड़ेगा। तुमने कितनी यूनिट बनाई? सर हमने 5 लाख यूनिट बनाई। तो बताओ बेटे मशीन के लिए हायर चार्जेस कितने पे करने पड़ेंगे? सर 3 लाख रुपीस के हायर चार्जेस पे करने पड़ेंगे। समझ में आया बेटे?
और ये 3 लाख रुपीस आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। कहां गया? हायर चार्जेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी 3 लाख रुपीस। और आगे चलते हैं, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री क्या करना है सर? ये भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड ही खर्चा है, इसलिए इसे 2,20,000 को भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट किया जाएगा। लो बेटे, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, आगे चलूं? यस सर, 2,20,000। इसके बाद क्या है सर? डायरेक्ट वेजेस। बेटे डायरेक्ट वेजेस भी सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का ही खर्चा है। दिस एक्सपेंस इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर लेकिन अमाउंट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट हम निकाल लेते, कौन सी बड़ी बात है। क्या कह रखा है इन्होंने सर? इन्होंने कह रखा है 0.80 रुपीज पर यूनिट, 0.80 रुपीज पर यूनिट। और तुमने कुल मिला के कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करी? सर हमने 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर करी, तो कितना हो गया बेटे? सर ये हो गया 4 लाख रुपीज। अभी खत्म नहीं हुआ है, फिर क्या कह रहे हैं? 0.40 रुपीज पर यूनिट। तो ये लो बेटे 0.40 रुपीज पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय किसका? ये कह रहे हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ढूंढो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कितनी यूनिट है। सर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की 12,000 यूनिट्स है, तो 12,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कराओ। ये कितना होता है यार? क्या कोई बताएगा? सर देखो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, तो कैलकुलेशन भी कौन करेगा? सर आप। ठीक है बेटे, जैसा तुम बोलो। 12,000 यूनिट इंटू 0.40, 4,800 रुपीज। ये तो टोटल खर्चा कितना सर? 4,04,800 की टोटल वेजेस। इसे भी आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही डेबिट करके दिखाएंगे। डन? यस सर, ओके। 4,04,800 रुपीज की वेजेस का खर्चा आप बेटे अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। ओके सर, और आगे चलो। सर एक खर्चा अभी और बाकी है, कौन सा बेटे? सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। ओके, क्या करूं इसका? सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब वी कैन रीजनेबली प्रिज्यूम दैट दिस रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज रिलेटेड टू। अरे बेटा माइनस नहीं करना है सिंह साहब, आशु सिंह साहब, माइनस नहीं करना है। 3,95,200। ना 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 ना। सिंह साहब कहां हो? सिंह साहब बेटे हाथ उठा के बताओ कि सर मैं क्लास में ही हूं। आपने बेटे आशु सिंह साहब, आपने 4 लाख में से 4,800 को माइनस कर दिया। 4,800 को माइनस नहीं करना है आशु सिंह बेटे। यहां पर 4 लाख रुपीस का आपका वेजेस का खर्चा अलग है और 4,800 रुपीस का आपका वेजेस का खर्चा अलग है। इसीलिए बेटे आप दोनों खर्चों को एक साथ ऐड करके अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट कराएंगे। इसको बेटे माइनस नहीं करना है, इसको प्लस करना है। ओके, हाँ सर, डन। सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्या करें? सर क्वेश्चन के अंदर कोई कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसलिए सर हम रीजनेबली ये मान सकते हैं, रीजनेबली ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हमारी फैक्ट्री की मशीनों से रिलेटेड होगा। और क्योंकि ये फैक्ट्री की मशीनों से रिलेटेड है, इसलिए ये बन जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। ठीक है ना? यहां पर बेटे हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी आपको रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कोई खर्चा बताती है, तो आप मान के चलेंगे कि ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस फैक्ट्री की मशीनों से रिलेटेड होगा और इसीलिए फिर ये बन जाएगा आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, और इसे आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करवाएंगे 1,80,000। ओके, यस सर, ये लो बेटे आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा 1,80,000 से डेबिट। ओके, यस सर, डन। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना बेटे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बैलेंस कराओ, डेबिट का टोटल करेंगे 16,000 प्लस 8 लाख प्लस 4,04,800 प्लस 3 लाख प्लस 2,20,000 प्लस 1,80,000 इज इक्वल टू 19,20,000 होता है बेटे। 19,20,800 ये होता है हमारे डेबिट का टोटल। तो बाय डिफॉल्ट क्रेडिट का टोटल भी होना चाहिए 19,20,800। बैलेंसिंग फिगर निकालो। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों नहीं लिखा बेटे? कहना मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शुरू किया था कि भाई जितने भी
गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चे होंगे, जितने भी आपके फैक्ट्री के खर्चे होंगे, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी, वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करवाएंगे। तो क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हमारी फैक्ट्री की मशीनों से रिलेटेड है, इसलिए ये भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बन जाता है, प्रोडक्शन एक्सपेंस बन जाता है, इसलिए इसे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट करवाया है। ओके, कहना आगे चलूं? यस सर, आगे चलो। बैलेंसिंग फिगर निकालो सर। बैलेंसिंग फिगर आया 19,08,000। सर ये क्या है? सर क्या ये हमारा प्रॉफिट या लॉस है? नहीं, कभी भी बेटे धोखे से इसको गलत इंटरप्रेट मत कर देना। इट इज नाइदर योर प्रॉफिट नॉर इट इज योर लॉस। ना तो ये आपका प्रॉफिट है, ना तो ये आपका लॉस है। असल में ये है बेटे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहां पर मैंने पहले समझाया था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। द ऑब्जेक्टिव और द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू क्या? इज टू आइडेंटिफाई और कैलकुलेट और असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो इस तरीके से जब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो बेटे आपको मिलेगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, यस सर, डन। आगे चलते हैं। यहां तक बेटे सभी को समझ में आ गया? अगर आपका आंसर हां है, अगर बेटे आपका आंसर हां है तो जल्दी से बताएं। बेटे आज का आपका होमवर्क क्या होगा? बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 ये मिलेगा बेटे आपको पेज नंबर 7.69 पे। लिखें बेटे अपना होमवर्क। हाँ, लिखें बेटे अपना होमवर्क, पेज नंबर 7.69। बेटे ये है आपका होमवर्क। सर वर्किंग नोट एक, फिर ने वर्किंग नोट कौन सा बेटे? वर्किंग नोट समझना राधिका बताएं। राधिका बेटे कौन सा वर्किंग नोट समझना है? हाँ बेटे, अच्छा हुआ बेटे आशु ने याद दिला दिया। सर पार्टनरशिप कंप्लीटेड अप टू रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर अप टू लोन अकाउंट विथ एवरी इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। वेरी गुड। हाँ बेटे, आप में से जिनका पार्टनरशिप अभी तक नहीं हुआ है या जिन्होंने पार्टनरशिप के लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं, तो एज सून एज पॉसिबल 1 या 2 दिन के अंदर आप अपने पार्टनरशिप के लेक्चर को, बैकलॉग को कंप्लीट करें, क्योंकि जैसे ही मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होगा मैं पार्टनरशिप के डाउट पे आऊंगा। ठीक है ना? जितने भी इलस्ट्रेशन आपके मॉड्यूल में हैं, जिसको जिस भी इलस्ट्रेशन में डाउट आया होगा वो इलस्ट्रेशन के डाउट आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इसलिए बेटे जितनी जल्दी हो सकता है आप लोग अपने पार्टनरशिप के लेक्चर देख के खत्म करें। सर ट्रांसफर, अरे मेरे भाई ये ट्रांसफर एंट्री और ओपनिंग एंट्री पे तेरी कहानी क्यों रुक जाती है बाबा? मेरे को समझ में नहीं आता। ठीक है ना? ये ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, आज तक कभी इंस्टीट्यूट ने 40 साल में एक बार तो एग्जाम में कभी ट्रांसफर एंट्री पूछी नहीं है। बेटे 1990 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चन पेपर तो बेटे मैंने छान मारे। सीए फाउंडेशन के न्यू कोर्सो, ओल्ड कोर्सो, ये हो वो हो, सीए फाउंडेशन, सीपीटी, सब तो मैंने देख लिया। आज तक एक सवाल इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं पूछा कि इसकी ओपनिंग एंट्री बनाओ या इसकी क्लोजिंग एंट्री बनाओ या इसकी ट्रांसफर एंट्री बनाओ या ये बनाओ या वो बनाओ या फलाना करो या ढिकाना करो। ले देख के बेटे दीपक यादव तुम्हारी सुई घूम फिर के वहीं पर वो ट्रांसफर एंट्री और ओपनिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री में आकर रुक जाती है। ठीक है, ऐसे थोड़े ना होता है। आगे चलूं? हाँ सर, हायर चार्जेस ऑफ मशीन का, ये लो बेटे राधिका, इसमें करना कुछ नहीं है, सभी ने होमवर्क लिख लिया। यहाँ पर बेटे पेज नंबर 7.69 पे मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रखा है, टुडेज होमवर्क। इसको पिन कर देता हूं मैं, पिन मैसेज, ये लो। हाँ तो बेटे एक पिंड मैसेज है, पिंड मैसेज में आज का होमवर्क आप लोगों को मिल जाएगा। बेटे मेरी उम्मीद है आप सभी लोग याद से अपना होमवर्क कर लेंगे। हाँ सर डेफिनेटली कर लेंगे। आओ बेटे आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ बेटे राधिका आपने पूछा है कि हायर चार्जेस ऑफ मशीन कैसे निकाला जाए। तो बेटे मैंने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हमने बेटे हायर चार्जेस ऑफ मशीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से चलो। बेटे अकाउंटिंग पता है सबसे आसान सब्जेक्ट क्यों कहता हूं मैं अपनी जिंदगी में? वाई द अकाउंटिंग इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द होल वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, क्योंकि बेटे इसमें हर एक चीज आपको लिख लिख के दी जाती है।
इसलिए बेटे आपको कुछ आड़ा तिरछा काम करना ही नहीं है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ उठाना है और जैसा लिखा हुआ उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर देना। क्या लिखा है बेटे राधिका समझे, हायर चार्जेस ऑफ मशीन। ठीक, तो बेटे अगर मैं इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो इन्होंने लिखा है हायर चार्जेस, मैं भी लिख देता हूं बेटे यहां पर हायर चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ मशीन। इसी के आगे बेटे लगा देता हूं इज इक्वल टू का साइन। फिर क्या लिखा है, एट द रेट ऑफ 0.60, तो ये लो बेटे 0.60 भी लिख दिया, 0.60 पर यूनिट। और अगर 0.60 रुपीज पर यूनिट है, इसका मतलब एक यूनिट अगर आपने बनाई तो आपको मशीन के 0.60 रुपीज का रेंट पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा बताओ तुमने साल भर में कितनी यूनिट बनाई, तो सर हमने साल भर में 5 लाख यूनिट बनाई। तो बताओ बेटे 5 लाख यूनिट में आपको कितने चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अरे सर 5 लाख से मल्टीप्लाई करा दो, बात खत्म। ये लो बेटे ये कैलकुलेट हो गया आपका हायर चार्जेस ऑफ मशीन। अब समझ में आया बेटे राधिका? हाँ बेटे राधिका क्लियर है, हाँ या ना? यस सर क्लियर है। चलो बेटे आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। बेटे बहुत ज्यादा मैं आज की क्लास में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप अपनी जिंदगी में शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, 11th में भी नहीं पढ़ा आपने, 12th में भी नहीं पढ़ा, इसलिए एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है, बेसिक फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया है और उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। ओके, होमवर्क का क्वेश्चन कर लें, तब तक ये होगा कि कल तक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बहुत सही तरीके से आपके दिमाग में सेट हो चुका होगा। फिर उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे, पॉसिबल हुआ तो कल ही हम इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। ओके हाँ सर डन। अच्छा एक मिनट रुक जाओ बेटे, कल की क्लास का टाइमिंग बता दूं, कितने इलस्ट्रेशन बाकी है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक ही इलस्ट्रेशन। हाँ तो बेटे कल की क्लास का टाइमिंग अपना 5:30 ही रहेगा। ओके कल मिलेंगे शाम को बेटे हम 5:30 पे। सर ये फाइनल अकाउंट और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी चिंटू निकला रहे, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, वो तो अलग से एक चैप्टर बना दिया इन्होंने जबरदस्ती में। ठीक है ओके सर डन। चलो बेटे बाय बाय, कल मिलेंगे 5:30। अपना ख्याल रखें बेटे, बहुत अच्छे से रहें, घर वालों को बिल्कुल परेशान ना करें। और मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा आप बेटे अपने बड़ों से अगर बदतमीजी से बात करें या उनसे जोर से आवाज में या चिल्ला के बात करें। ठीक है, तो कोशिश करें बेटे जितने भी आपके घर में सीनियर्स हैं, बड़े हैं, भले ही वो बेटे बड़ा भाई हो, बहन हो, मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, उनके साथ बेटे बिल्कुल धीमी आवाज में बड़ी नम्रता के साथ में व्यवहार किया करें। ठीक है चलो बेटे बाय बाय।